वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारी इंडियन हिस्ट्री की छठी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में या राइज ऑफ मगध या फिर मगध के उदय के बारे में। लेकिन उससे पहले हम पिछली क्लास पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई, किसने किया, उसके संस्थापक किसे माना गया है, उसमें कितने तीर्थकर हुए। इसके बाद में हमने पढ़ा था जैन धर्म की महासंगीतियों के बारे में, जिसमें थी प्रथम जैन महासंगीति, द्वितीय जैन महासंगीति। तो चलिए, यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, तथा आप इंडियन हिस्ट्री की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारी आज की क्लास है मगध का उत्कर्ष यानी राइज ऑफ मगध। कहने का मतलब मगध का उदय। इसको हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। इसमें जो मुख्य माना गया है वो माना गया है मौर्य काल को या मौर्य वंश को। उससे पहले के समय को कहा गया है पूर्व मौर्य काल और उसके बाद के समय को कहा गया है मौर्योत्तर काल। उससे पहले आते हैं पूर्व मौर्य काल। पूर्व मौर्य काल में हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश के बारे में, तथा इसके साथ ही हम पढ़ेंगे इस दौरान हुए किस विदेशी आक्रमणों के बारे में, जिसमें से पहला था ईरानी आक्रमण और दूसरा था यूनानी आक्रमण। उसके बाद आता है हमारा मौर्य काल, जिसमें थी मौर्य वंश, और उसके बाद आता है मौर्योत्तर काल, जिसमें थे हमारे शुंग वंश, कन्नव वंश तथा आंध्र सातवाहन वंश। ये वंश थे जो कि मौर्योत्तर काल में इन्होंने शासन किया। इस दौरान कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए जो इस प्रकार है। सबसे पहला आक्रमण हुआ हिंद यूनानी, उसके बाद हुआ शक, उसके बाद हुआ पहलव और फिर आया कुषाण। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हर्यक वंश से। तो हर्यक वंश ने लगभग 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसकी जो पहली राजधानी थी वो राजगृह थी, और इसके जो संस्थापक थे बिंदुसार, वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। और जो कि बिंदुसार ने 444 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने अंग राज्य पर आक्रमण करके उसे मगध में मिलाया। इसने कोसली देवी से विवाह किया जो कौशल के महाराजा प्रजापति सेनाजीत की बहन थी, और उसी से इसे दहेज में काशी प्राप्त हुआ। इसकी दूसरी पत्नी का नाम तेलना था जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। इसका एक राजवैद्य हुआ करता था जीवक। इसने जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रघोत पर का इलाज करने भेजा जो पीलिया से ग्रसित था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई जो मगध का अगला शासक बना। अजातशत्रु ने का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसने इसी के शासनकाल के दौरान महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों की मृत्यु हुई।
इसने वज्जी संघ और मल्ल संघ पर आक्रमण करके मगध में मिलाया। 483 ईसा पूर्व में इसने प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया था। इसने 2 नए शस्त्रों का इस्तेमाल करने की शुरुआत भी की थी, जिसमें पहला था रथ मुसल और दूसरा था महाशिलाकंटक। इसकी हत्या इसके पुत्र द्वारा की गई, जो मगध का अगला शासक बना, और वो था उदयन, जिसका शासनकाल 460 ईसा पूर्व से लेकर 440 ईसा पूर्व तक रहा। इसने गंगा और सोन नदी के तट पर के संगम पर एक शहर की स्थापना की, जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से नहीं राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। उसके बाद हुआ अगला अनिरुद्ध। उसके बाद इस अगला शासक बना मुंडक, और जो सबसे लास्ट शासक था, वो था इसका अंतिम शासक इस वंश का, वो नागदशक था, जिसकी हत्या उसी के महामात्य शिशुनाग के द्वारा की गई। और इसी के साथ खत्म हुआ हार्यक वंश और शुरुआत हुई मगध में एक नए वंश की, जिसे का नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश मगध में 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक चला। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने अवंती पर आक्रमण करके प्रघोत वंश का अंत किया और अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र कालाशोक हुआ, और कालाशोक के ही समय में 383 ईसा पूर्व में ही दूसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया गया। और कालाशोक ने अपनी राजधानी फिर से पाटलिपुत्र वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ, जिसकी हत्या उनके मामात्य या सचिव के द्वारा की गई। अगला वंश आता है मगध में नंद वंश, जो कि 444 ईसा पूर्व से लेकर 423 ईसा पूर्व तक रहा। इस वंश का संस्थापक महापद्मानंद था, और इसके 8 पुत्र थे। और इस वंश का सबसे महान और अंतिम शासक इसका 8वां पुत्र था, जिसका नाम धनानंद था। धनानंद के ही समय में 336 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। धनानंद भारतीय इतिहास में पहला ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना रखने की शुरुआत की। साथ ही धनानंद भारत का प्रथम सम्राट था, यानी कि धनानंद भारत का पहला सम्राट था। धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिसने मगध के सबसे बड़े राजवंश की स्थापना की। अब आते हैं इस दौरान हुए कुछ विदेशी आक्रमणों पर, जिसमें सबसे पहला है ईरानी आक्रमण। तो ईरान में एक वंश हुआ करता था, अखमनी वंश,
और उसका संस्थापक था साइरस। और वहाँ साइरस, वहाँ का जो शासक था वो साइरस था। और उसका पुत्र हुआ, जो साइरस था वो भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। और उसका एक पुत्र था, साइरस का एक पुत्र था, डेरियस या दारा। इसने भारत पर 518 ईसा पूर्व में पहला सफल आक्रमण किया। और ये डेरियस या दारा भारत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था, जो कि इसने आक्रमण किया था 518 ईसा पूर्व में। और इस बात की जानकारी हमें मिलती है बेहिस्तून अभिलेख से। और इस वंश का अंतिम शासक दारा तृतीय था। इस आक्रमण से हमें कुछ फायदे हुए, जिसमें ये था सबसे पहला कि इस आक्रमण के बाद भारत और ईरान के बीच व्यापार की शुरुआत हुई। इसी आक्रमण का फायदा एक ये हुआ कि भारत में खरोठी लिपि की शुरुआत हुई। ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी कि उल्टी लिखी जाती थी उर्दू की तरह। और जो डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख लिखवाने की शुरुआत की। उसके बाद में अगला आता है दूसरा विदेशी आक्रमण। तो दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ यूनानी आक्रमण। तो ग्रीस में एक जगह है, या ग्रीक या यूनान में एक जगह है जिसका नाम है मैकेडोनिया। वहां पर शासन करता था फिलिप। और सिकंदर फिलिप का ही पुत्र था। और 29 वर्ष की आयु में वह पूरे विश्व को जीता और विश्व विजेता कहलाया। भारत में प्रवेश करने के लिए इसने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसने संपूर्ण ईरान का विनाश किया और दारा तृतीय को हराकर अखमनी वंश का अंत किया। और तक्षशिला में अम्बी नामक शासक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। और 326 ईसा पूर्व में वित्सता या हाइडेस्पीज का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में जो सिकंदर पराजित हुआ, यानी सिकंदर ने पोरस को हरा दिया। और अलेक्जेंडर ने भारत में 2 शहरों की स्थापना की थी, जिसमें से एक था विजयनगर निकया और दूसरा था बुकफेला, जो कि उनके घोड़े के नाम पर रखा गया था। और 325 ईसा पूर्व में तबीयत खराब होने के कारण सिकंदर भारत से वापस लौट गया। और 33 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। ये थी हमारी आज की क्लास। तो हम अगली क्लास में अब हम पढ़ेंगे मगध के उत्कर्ष में ही आगे हम पढ़ेंगे मौर्य काल। इसमें हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, जिसमें हम पढ़ेंगे शुंग वंश, कन्नव वंश, आंध्र सातवाहन वंश,
तथा कुछ विदेशी उसके बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगले अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।